नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलवामा दहशतगर्द हमला इंटेली की नाकामी नहीं थी, वज़ारत दाखिला ने बयान दिया है। वज़ीर ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को जानकारी दी। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल है, मालूमात को बर वक्त शेयर किया जाता है। NIA पुलवामा हमले की जांच कर रही है। साजिशों, हमलावर गाड़ी मुहैया कराने वाले का पता लगा लिया गया है। आपको इस वक्त की खबर हम बता रहे हैं। पुलवामा दहशतगर्द हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी, ऐसा वज़ारत दाखिला का कहना है। वज़ीर ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने ये राज्यसभा को जानकारी दी। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल है, मालूमात को बर वक्त शेयर किया जाता है। NIA पुलवामा हमले की जांच भी कर रही है। साजिशों, हमलावर गाड़ी मुहैया कराने वाले का पता लग गया है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलवामा दहशतगर्द हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी, ऐसा वज़ारत दाखिला का कहना है। वज़ीर ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को ये जानकारी दी। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल है और मामलात को बर वक्त शेयर भी किया जाता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा को जानकारी जो दी है कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें इंटेलिजेंस की कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई चूक नहीं थी। जो उस वक्त हुआ था और जिस तरह से वो हमला हुआ था, साफ उसमें दिख रहा था कि इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं चूक रही है, पर बावजूद इसके वज़ारत दाखिला उस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतर तालमेल है। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा बयान है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में ये जानकारी दी है एक रिटन रिप्लाई के जवाब में। हालांकि ये सवाल पूछा गया था सैयद नसीर हुसैन की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि क्या पुलवामा हमला एक इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा था, और अगर नहीं तो फिर किस तरह से एक 300 किलो के एक्सप्लोजिव से लदी कार जो है वो स्लिप रोड के जरिए हाईवे तक पहुंची। तो इसके जवाब में आज ऑफिशियल तौर पर होम मिनिस्ट्री ने राज्यसभा से कहा है कि इस पूरे मामले में कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 दशकों से, पिछले 3 डिकेड से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद सपोर्ट किया जा रहा है कश्मीर में, और हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच है सरकार की, उसके चलते कार्रवाई की जा रही है कश्मीर में। और सभी एजेंसी जो है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से रियल टाइम में इंटेलिजेंस इनपुट्स को शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात पर साफ कर दिया है कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया है इस जवाब में, जिसमें कहा गया है कि NIA जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, और अभी तक की जांच में NIA जो कॉन्स्पिरेटर्स है जिन्होंने साजिश की थी उन तक पहुंच चुकी है, और साथ साथ जो सुसाइड बॉम्बर था और व्हीकल जिसने प्रोवाइड किया, जिसने गाड़ी प्रोवाइड की थी, इसकी पहचान अब तक कर ली गई है। तो कुल मिलाकर सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है कि पुलवामा हमले को लेकर कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, लेकिन पूरे हमले को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर दोषी ठहराया गया है। शैलेंद्र, जिसके बारे में बताया गया है कि जिसने गाड़ी मुहैया कराई थी उसके बारे में पता चल गया है, क्या उसके बारे में डिटेल में कोई जानकारी दी गई है? देखिए, जिसकी कार जिस तरह से NIA पूरे मामले की जांच कर रही है, और कार को लेकर पता लगाया गया था कि ये कार जो है जिसने मुहैया कराई थी उसको भी एक एनकाउंटर में पिछले कुछ दिन पहले मार गिराया गया था, उस आतंकी को भी। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी तफ्तीश चल रही है, और पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और जो आदिल है उसको भी, आदिल भट्ट की पहचान कर ली गई थी जिसने इस हमले को अंजाम दिया था, लेकिन इसके बाद अब बाकी पहलुओं पर भी फिलहाल NIA जांच कर रही है, जिसकी तफसील इस जवाब में आज जी बिल्कुल। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के ब्रेन पथरी त्राल में आज सुबह फोर्सेस ने जंगलाती इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान सुबह 7 बजे के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। ये एनकाउंटर काफी वक्त तक जारी रहा। एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और तलाशी कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि मिलिटेंट एक कमीन गाह में पनाह लिए हुए था।
सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज ने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया था। उधर बस स्टैंड त्राल और नागाबल त्राल में फोर्सेस और मुश्तिल अफराद के बीच झड़पें भी हुई। आज त्राल में हड़ताल है, इसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। और अब बात अमित शाह के दौरे की। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी सूरत हाल और रियासत में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला बनने के बाद कश्मीर का अमित शाह का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें वादी की सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। अमित शाह गवर्नर सत्यपाल मलिक से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह अमरनाथ गुफा के दर्शन भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अमित शाह का वज़ीर दाखिला बनने के बाद से पहला दौरा है वादी कश्मीर में, श्रीनगर पहुंचने जा रहे हैं, तो क्या कुछ जो है वहां पर सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? जी शबीर। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर दाखिला बनने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है और इस दौरे पे काफ़ी लोगों की नज़रें हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले एक हफ्ते में हुर्रियत से बातचीत की कुछ बातें आई, उनके आमादा होने की जो बातें गवर्नर जम्मू कश्मीर ने की, उस हवाले से भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक तो ये कि गवर्नर का जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है कि वो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे, सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उसके अलावा वो बीजेपी के जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करने वाले हैं, ये हमें खबर मिली है। और जो पंचायत हैं, उनके जो पंचायत जो पंच है और सरपंच है, उनसे भी जो हमारे पास जो शेड्यूल की खबरें हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि यहाँ से क्या वो एक मैसेज देंगे। 2 अहम मुद्दे जो हैं, जो जिन पर यहाँ के लोगों को उम्मीदें हैं कि अमित शाह बहैसियत वज़ीर दाखिला कुछ कहेंगे, कुछ बात करेंगे। एक तो ये कि हाल ही में जो बातें आई कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आमादा है बातचीत के लिए, क्या उनकी तरफ वो हाथ बढ़ाएंगे। और दूसरा ये कि इलेक्शन को लेके, यहाँ के इंतखाबात को लेके अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन ने पहले ये कहा है कि जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा, उसके बाद ही इस पे बात की जाएगी। लेकिन यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो चाहेंगे कि इस पे भी बात हो। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि वज़ीर दाखिला उनसे बात करने वाले हैं। फिलहाल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, यहाँ पे सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया है पहले ही, कल रात से ही। और जो SKICC में जहाँ पे मीटिंग है डल झील के किनारे, वहाँ जाने वाले सभी रास्तों को अब सील कर दिया गया है। हालांकि सुबह वहाँ पे गाड़ियाँ यातायात थी, यानी उनकी आवाजाही थी, लेकिन बाद में अब चूँकि वो तकरीबन 2 घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनको अब दोनों रास्तों को सील कर दिया गया है सिक्योरिटी के मद्देनजर। बिल्कुल शबीर, और जिस तरह से लगातार बातें हो रही है कि गवर्नर ने भी जिस तरह से बोला था कि हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस बात को पुश कर रहे हैं कि बात होनी चाहिए, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि क्या इस पर भी गौर ख़ास करेंगे अमित शाह गवर्नर के साथ, और क्या साथ ही साथ इंतखाबात को लेकर भी कोई बात होगी? जी, मैं यही कह रहा था कि ये 2 अहम चीज़ें हैं जिन पे यहाँ लोगों की नज़रें हैं। एक ये कि अगर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने परसों 2 दिन पहले ये कहा कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आमादा है बातचीत के लिए, क्या वज़ीर दाखिला इस अपने पहले दौरे में कोई ऐसा हाथ बढ़ाएंगे हुर्रियत की तरफ बातचीत के ताल्लुक से?
दूसरी बात जो इंतखाबात को लेकर है उस पे भी लोगों को उम्मीदें रहेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो दीगर यहाँ की पार्टियाँ हैं जो चाहती हैं कि जल्द इंतखाबात हो जाए, उनसे कोई बातचीत का कोई शेड्यूल है, लेकिन बन भी सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। फिलहाल जो शेड्यूल दिया गया है उसमें सलामती के अमूर हैं और अमरनाथ यात्रा है और उसके बाद पंच सरपंचों से मुलाकात और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत का जो शेड्यूल है वो दिया गया है। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका। राहुल गांधी कांग्रेस की सदारत छोड़ने पर अड़े हुए हैं। वो हालिया इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए खुद को इखलाकी तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि पार्टी के तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शशि थरूर और मनीष तिवारी का कहना है कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी अकेले राहुल की नहीं बल्कि इज्तिमाई है। पार्टी के तमाम बावर अरकान ने राहुल से पार्टी सदर बने रहने की अपील की है, लेकिन राहुल टस से मस होने को तैयार नहीं। लोकसभा अरकान की मीटिंग में राहुल ने साफ साफ कह दिया कि वो पार्टी सदर नहीं रहना चाहते। पार्टी अरकान का कहना है कि पार्टी को राहुल की जरूरत है और उनका कोई मुतबादल नहीं। सांसदों को राहुल गांधी कहते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो नजारा आप मेरे साथ देख रहे हैं, यहाँ यूथ कांग्रेस के देश भर के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग साफ तौर पर यही है कि गांधी नहीं, राहुल हमारी पसंद है। और पिछले 5 साल में सरकार के खिलाफ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए अगर किसी ने आवाज उठाया है तो वो राहुल गांधी है। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव है। सर, ये जो आप लोग आज ये जो अपील कर रहे हैं, क्या इसका मकसद है? एक ही मकसद है कि देश के युवाओं की जो आवाज है, देश के युवाओं के हृदय में भावना है कि श्री राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करें। इसलिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि माननीय राहुल गांधी जी हमारा आग्रह स्वीकार करें, पार्टी का और हम युवाओं का नेतृत्व पुनः वो जारी रखें। राहुल गांधी ने आज संसद में सांसदों को कह दिया है कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। आप लोग की अपील कितना असर कर सकती है? अब ये तो उनको तय करना है कि कितना मानते हैं श्री राहुल गांधी जी और CWC जो पार्टी की शीर्ष इकाई है, तय उनको करना है। हम लोगों का आग्रह जारी रहेगा। इस देश को जो बचाने की लड़ाई है वो हम लोग उनके नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। क्या अपील लेकर पहुंची है यहाँ आप लोग? क्या अपील लेकर यहाँ पहुंची है? किस बात के लिए आज यहाँ राहुल गांधी के घर के बाहर आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया? हमारा ये प्रदर्शन राहुल जी से अपील है कि वो किसी भी तरह हमारी पार्टी की अध्यक्षता को ना छोड़े। ये सारा युवा, ये सारी जमात जो है, महिलाएं और युवा, ये सब के सब राहुल जी के अपना कांग्रेस का अध्यक्ष का चेहरा देखना चाहते हैं और ये उनका विश्वास है राहुल गांधी जी के ऊपर कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के अध्यक्ष होने की वजह से। ये लाखों लोगों के दिल का और उनकी जान का सवाल है कि राहुल जी अध्यक्ष पद को ना छोड़े और लोगों को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को ऐसी ताकतों से लड़े जो कि हमारे देश को कमजोर करती हैं। राहुल गांधी क्यों गांधी है? इस वजह से राहुल गांधी, या फिर राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश की यूथ कांग्रेस, जितने भी अग्रिम संगठन हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। चुनाव हार या जीत से सारा आकलन नहीं होता है। मैंने अभी पीछे भी बताया कि महाभारत में आपने देखा कि शकुनी ने किस प्रकार से दूषित पासे फेंककर धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास पर जाने पर मजबूर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पांडव जो थे वो कहीं गलत थे। इतिहास दोहराएगा, फिर से सही समय आएगा, सच्चे लोगों का समय आएगा। राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे और कांग्रेस पार्टी देश के आम लोग, किसान लोग, छात्र और महिलाओं के, देश के हमारे अंदर जो भाई भाई हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक हैं, अगड़ा पिछड़ा सब बराबर हैं। इस विचारधारा के साथ में देश में फिर से कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। तो पूरे देश से ये आवाज राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे, इस अपील के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शाहबानो याद है लेकिन इखलाक याद नहीं है। ओवैसी ने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही बाबरी मस्जिद शहीद हुई। अगर मुसलमान पसमानदा है तो उनको उबारने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, तबरेज़ अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते।
उनको याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दीजिए ना, मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए। चलिए निकालिए, हमको उठाइए ऊपर। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के मैरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते? हाँ, आपके पास एक मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता, आपके पास 300 में से कौन रख रहा है पीछे को नीचे? आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी जीत कर आए? 300 में से आपके पास है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यकीनन नरसिम्हा राव रिस्पॉन्सिबल है बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसको बचा नहीं पाए। अब एक और प्रधानमंत्री हमारे पास मिस्टर मोदी के रूप में है, वो अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि एक मुलाकात के दौरान साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो उन्हें गटर में रहने दो। टीवी चैनल ने प्रधानमंत्री के नाम से एक सीरियल बनाया था और देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको उन्होंने कवर किया था। एक एपिसोड में मेरा इंटरव्यू है। तक याद है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नहीं कहा गया? मैंने कहा गया, मैं तो उस दिन जिस दिन इस्तीफ़ा दिया मैं घर से गायब हो गया। मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो श्री अरुण सिंह जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, सबसे पहले वो मुझे मिले और वो मुझे प्रधानमंत्री का जो वेटिंग रूम है उसमें ले गए। पूरे दिन लगभग प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में, जहाँ ये सब लोग एक एक करके आते थे और मुझे समझाने की कोशिश करते थे। सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? शाहबानों ने भी अपना स्टेंस बदल लिया। वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानों के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये नहीं चाहिए। तो उसने भी अपना बयान बदल दिया। तुम्हें क्या परेशानी? और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के। अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब, मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो। मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।